स्वागत है आप सभी का बोध ठाकुर आईएएस एकेडमी पे। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक ना केवल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, बल्कि हमारे गौरवशाली इतिहास को जानने के लिए भी हमारे सामने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। एक हमारी समझ विकसित करेगा कि हम अपने इतिहास को कैसे देखते हैं, कैसे हम लोगों ने आज तक इतिहास को जाना है। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा 1857 की क्रांति, जिसे कुछ इतिहासकार फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, क्योंकि भारत जो है वो अंग्रेजों के अंडर में लगभग 200 साल तक रहा। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल तक शासन किया। इस आजादी के लिए जो आज हमें आजादी मिली है, इस आजादी के लिए हमारे बहुत सारे सूरवीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। तो ये आजादी ना तो इतनी सस्ती है और ना ही हमें आसानी से मिली है। इस स्वतंत्रता संघर्ष की प्रक्रिया में ये जो पूरी प्रोसेस चली है, उसमें जो सबसे बड़ा इवेंट हुआ, जो सबसे पहला इवेंट हुआ, वो था आपका द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसके रीजन क्या थे, इसके क्या प्रभाव हुए हैं और इसका प्रभाव जो हुआ उन्होंने कैसे हमारे इंडियन कल्चर को चेंज किया, हमारे इंडियन रिलीजन के ऊपर प्रभाव डाला, सोशल जो सामाजिक जो ताना बाना उसको कितना चेंज किया और प्रशासनिक ताने बाने को कितना बदल के रख लिया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग देखते हैं तो आप लोग देखिए, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखा हुआ कि पॉलिटिकल मैप देखिए आप। 1857 से पहले पॉलिटिकल मैप की क्या स्थिति थी। ये जितना भी रेड कलर का आपको ये एरिया दिख रहा है, ये सारा उस टाइम पर ब्रिटिश राज के अंडर में था। ये सारा ब्रिटिश राज के अंडर में था और यहाँ पर राजपूताना थे जो खुद अपनी इंडिपेंडेंस बचाए हुए थे। यहाँ पर पंजाब था जिसपे सिख का शासन था। इसके बाद छोटे छोटे आपको कुछ राज्य दिखेंगे। यहाँ पर आपको हैदराबाद के निजाम दिखेंगे, यहाँ पर बंगाल है, यहाँ पर अवध है। तो ये कुछ ऐसे स्टेट थे जिन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस को बचाए हुए रखा था। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में आप लोग देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द जितना भी एरिया है ये सभी अंग्रेजों के अधीन था। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, कि ऐसा क्या हो गया कि हमारे यहाँ के जो सैनिक थे, जो आम जनता थी, जो यहाँ के शासक थे, वो एकाएक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने को तैयार हो गए। तो कारणों की अगर हम लोग बात करें तो उसमें कुछ राजनीतिक कारण थे, कुछ सैनिक कारण थे, कुछ आर्थिक रीजन थे, कुछ आपका सामाजिक रीजन थे और कुछ आपके प्रशासनिक कारण भी थे। तो एक एक करके हम लोग इसको आराम से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल कॉजेज, राजनीतिक कारण क्या थे। ये तस्वीर देखिए, ये है उस व्यक्ति की तस्वीर जिसके कारण मैं कह सकता हूं कि 1857 की क्रांति का बीज पड़ा। ये तस्वीर है लॉर्ड डलहौजी की। देखिए, लॉर्ड डलहौजी को क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने भारत में ट्रेन, टेलीफोन, टेलीग्राम जिसको बोलते हैं, टेलीग्राम, डाक, इस तरह की जो व्यवस्थाएं थी, ये जनक माना जाता है कि लॉर्ड डलहौजी ने ये भारत को दी। लेकिन लॉर्ड डलहौजी का जो दूसरा चेहरा है जो बेहद डरावना था, वो था कि कैसे ब्रिटेन शासन को मजबूत किया जाए इंडिया में। ठीक है, इसी की दिशा की क्रम में उन्होंने जो सबसे पहला प्रयास किया वो था पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन, या जिसका नाम दे सकते हैं हम लोग पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। इस पॉलिसी के अंतर्गत क्या था, इस पॉलिसी में सिंपल ये था कि अगर कोई राजा है और उस राजा का नेचुरल वारिस नहीं हुआ है, नेचुरल का मतलब जो राजा और रानी है, अगर उनसे कोई प्राकृतिक उनकी संतान नहीं हुई है, तो अंग्रेज चाहें तो उसको अपने अंडर में ले सकते हैं। तो उस राजा दंपत्ति को कोई भी बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं था, गोद लेने का अधिकार नहीं था। तो ये सीधा सीधा क्या है, ये सीधा सीधी तानाशाही थी जो ब्रिटिश सरकार भारतीय शासकों के ऊपर कर रही थी। तो इसी के माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने सतारा, सबसे पहले जो सतारा राज्य था उसका अधिग्रहण किया। उसके बाद आपका उदयपुर, झांसी, इन राज्यों का भी विलय लॉर्ड डलहौजी ने इन्हीं कारणों से किया। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कारण कहीं ना कहीं वहां के जो लोकल शासक थे उनके मन में एक घृणा की भावना पैदा करेगा, एक नफरत की भावना पैदा करेगा, जिसके कारण क्या हुआ कि 1857 की क्रांति में आप लोग देखेंगे कि झांसी से रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी। अब आगे देखिए, इकोनॉमिक कॉजेज की बात करते हैं कि आर्थिक कारण क्या थे। तो सबसे पहला जो आर्थिक कारण था वो था ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। भारतीय पैसों को अंग्रेज इतनी बुरी तरीके से दोहन कर रहे थे पैसे का, इतने बड़े अमाउंट में वो उस पैसे को ब्रिटेन में लेके जा रहे थे कि हम लोग उसको सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, आप लोग सोचिए
कि ब्रिटिश जो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी वो ब्रिटेन से इन्वेस्टर को लाती थी और उन इन्वेस्टर को ये लालच दिया जाता था कि आप भारत में आइए और यहाँ की जो रेल मार्ग का हम लोग जो निर्माण कर रहे हैं ना इसमें इन्वेस्ट कीजिए, और चाहे कोई भी स्थिति हो या चाहे कुछ भी आ जाए, कोई आंधी तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपको हम लोग 5% का बेनिफिट देंगे ही देंगे। अब वो 5% का बेनिफिट इतनी इंश्योरिटी के साथ कैसे दे रहे थे? क्योंकि उनको क्या घर से जा रहा था या उनकी कोई जेब से जा रहा था, भारतीयों का पैसा था, बस लूटना था उन्हें। सेकंड, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर, किसानों का उत्पीड़न। किसानों का उत्पीड़न कैसे? एक तो पहली बात कि किसानों को मजबूर किया जाता था वो केवल और केवल कैश क्रॉप्स का ही उत्पादन करे। कैश क्रॉप्स का मतलब, उत्पादन का मतलब गन्ना, जूट, कपास, इनकी ही खेती करे, क्योंकि इनके मार्केट में, ब्रिटेन की मार्केट में अच्छे प्राइस थे और ये जल्दी बिक भी जाती थी, और इनको ना तो ज्यादा स्टोर करने की जरूरत है, ना ही इनके ऊपर ज्यादा लागत आती थी। तो किसानों को क्या किया जाता था? मजबूर किया जाता था कि वो ये ही फसल उगाए। दूसरा, किसानों के ऊपर जो लोन दिए जाते थे किसानों को, उनकी ब्याज दरें इतनी होती थी कि किसान अपनी जीवन में उसको कभी उतार ही नहीं पाता था, और अगर एक किसान नहीं उतार पाता था तो वो लोन ट्रांसफर हो जाता था उसके बेटे के ऊपर, और उसका बेटा नहीं उतार पाता था वो फिर से ट्रांसफर हो जाता था नेक्स्ट जनरेशन में। तो इस तरीके से एक चेन बनती रह जाती थी और जो गरीब था वो बेचारा गरीब ही रह जाता था। थर्ड वन, एंडेड हैंडलूम, जो हथकरघा उद्योग थे भारत में वो काफी फेमस थे। भारत की कारीगरी इतनी ज्यादा फेमस थी कि वर्ल्ड वाइड भारत की जो कारीगरी थी उसको काफी तवज्जो दी जाती थी। हमारे सामान को, हमारा जो सूती कपड़ा होता था उसको इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती थी कि बड़ी बड़ी महारानियां, राजा महाराजे इंडिया के कपड़े को पसंद करते थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आई, जिसको तो वहां पर क्या हुआ? मशीनों का निर्माण हुआ। तो मशीनों ने जो सस्ता कपड़ा बनाना प्रोवाइड करा दिया, सस्ता कपड़े से मार्केट भर गई। अब मार्केट अगर भर गई है तो भारत में जो हथकरघा उद्योग थे जिसकी लागत ज्यादा आती थी तो वो कहीं ना कहीं कंपटीशन से बाहर हो जाते थे। तो इसलिए भारत में जो हैंडलूम था वो बिल्कुल पूरी तरीके से नष्ट हो गया, और ज्यादा से ज्यादा जो पॉपुलेशन थी वो किसके ऊपर डिपेंड हो गई? एग्रीकल्चर के ऊपर। अब एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत तो किसी से छुपी नहीं थी, मैंने पहले ही डिस्कस किया कि एग्रीकल्चर की तो हालत इंडस्ट्री से भी ज्यादा बदतर थी। तो इस कारण क्या हुआ? भारत में जो गरीबी का लेवल था वो लगातार बढ़ता गया। इसके बाद बात करते हैं सोशल कोसेस की। सामाजिक रीजन क्या थे? अंग्रेजों ने, देखिए, अंग्रेजों के अंदर एक कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ रिफॉर्म भी किए, जैसे प्रैक्टिस ऑफ सती, जो सती की, जो पति की डेथ के बाद पत्नी को भी साथ ही चिता में जला दिया जाता था, उसके ऊपर रोक लगाई अंग्रेजों ने। उसके बाद विडो मैरिज को काफी प्रोत्साहन दिया कि जो विधवा हो गई है उसकी रीमैरिज कराई जा सकती है। लेकिन ये नहीं कहेंगे हम लोग कि ये अंग्रेजों की देन थी, इसके लिए भारतीयों ने काफी प्रयास किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका नाम कोई भूल नहीं सकता। दूसरा बात, यहां पर राजा राम मोहन राय जी, आप इनको भी भूल नहीं सकते कि इन दोनों व्यक्तियों ने इन दोनों सेक्टर में इतना इंपॉर्टेंट काम किया है कि इन्हीं के कारण ही अंग्रेजों के ऊपर ये सोशल प्रेशर बना कि वो ऐसी जो हमारी कुरीतियां थी उनको दूर करे, उनके लिए नियम बनाए। नेक्स्ट, बैन ऑन चाइल्ड मैरिज, अंग्रेजों ने यह भी काम किया कि जो बाल विवाह होते थे उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया। लेकिन इन सब चीजों के कारण क्या हुआ? इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या हुआ कि जो ऑर्थोडॉक्स सोच के जो इंडियन थे, जिनको ये लगता था कि अंग्रेज हमारी भारतीय परंपराओं में छेड़छाड़ कर रहे हैं, उनके वो क्या हुआ? वो विरोध में आ गए अंग्रेजों के। ठीक है, वो अंग्रेजों के विरोध में आ गए, जिसके कारण क्या हुआ कि लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये भाव पैदा हो गया कि ये अंग्रेज जानबूझकर हमारे ऊपर अपनी पश्चिमी सभ्यता को लादना चाहते हैं। तो ये क्या है? हमारे ऊपर फोर्सफुली अपना जो फैशन है, अपनी जो कल्चर है, उसको हमारे ऊपर फोर्सफुली इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। इसलिए लोगों का विरोध में आना बिल्कुल स्वाभाविक था, और यही रीजन है कि 1857 की क्रांति में आम व्यक्तियों ने भी पार्टिसिपेट किया, लोकल पीपल ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट देखते हैं रिलीजियस कॉजेज का, देखते हैं धार्मिक रीजन। धार्मिक रीजन तो सबको ही पता है कि क्रिश्चियनिटी को में बदलने के, ईसाइयत में बदलने के ऊपर बहुत फोर्स करते थे अंग्रेज। कोई भी हिंदू है, कोई भी मुस्लिम है, उसको बहुत सारा प्रलोभन भी दिया जाता था, पैसे भी दिए जाते थे। उनको यह भी कहा जाता था कि आप यहां पर अगर आप क्रिश्चियन धर्म को अपना लेंगे तो सरकारी नौकरी आपको इजीली मिल जाएगी। दूसरा पॉइंट, अगर वो नहीं मानते थे
तो क्या करते थे, मंदिरों में गाय का जो बीफ होता था उसको फेंकवा दिया जाता था, मुसलमानों की दरगाह में वहां पर सुअर का मीट फेंकवा दिया जाता था। तो इस तरीके से जो हमारा रिलीजियस इन्वायरमेंट था उसको दुष्प्रभावित करने का, उसको बिगाड़ने की अंग्रेजों ने पूरी कोशिश की। तो इसके कारण क्या हुआ, लोगों में एक अशांति का भाव पैदा हुआ, और इस अशांति के भाव का प्रदर्शन कहां हुआ, 1857 की क्रांति के तौर पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रशासनिक कारण क्या थे। प्रशासनिक कारण तो सिंपल थे कि भाई जो जितनी भी बड़ी पोस्टें थी, जो बड़े पोस्ट थी, जिनके पास पावर थी, वो सारी की सारी पोस्टें केवल और केवल अंग्रेजों को दी जाती थी। और भारतीयों के लिए क्या काम बचता था, सी ग्रुप का क्लरिकल पोस्ट का काम या डी ग्रुप का जो चपड़ासी और पीएन का काम होता था, ये ही काम केवल और केवल भारतीयों के लिए दिए जाते थे। और जो इंपॉर्टेंट जहां पर पॉलिसी मेकिंग होती थी या पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाता था, वो सारे काम अंग्रेजों को दिए जाते थे। ठीक है, तो काबिलियत होते हुए भी अगर किसी व्यक्ति को उसके काबिलियत के हिसाब से काम नहीं दिया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर विद्रोह की भावना पैदा होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सैनिक कारण क्या थे। सैनिक कारण थे डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इंडियन सोल्जर। इंडियन सोल्जर जो सिपाही थे उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता था। जैसे ये देखिए, इस तस्वीर में भी आप लोग देख रहे हैं, उनको नीचे बैठना पड़ता था अंग्रेजों के सामने, भले ही वो सेम रैंक पे हो, अंग्रेजों के सामने उनको नीचे ही बैठना पड़ता था। उनके खाने के बर्तन अलग होते थे, है ना, और उनका जो हाईएस्ट पोस्ट होती थी वो केवल और केवल सूबेदार होती थी। बस इससे ऊपर उनकी तरक्की हो ही नहीं सकती थी, चाहे वो पूरी जिंदगी ही काम करते रहे। और डिस्क्रिमिनेशन आपका रिटायरमेंट के बाद पेंशन में भी मिलता था। एक सूबेदार को जितनी पेंशन मिलती थी उतनी तो एक अंग्रेज सिपाही को मिल जाती थी, तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन था। तो ये जितने भी डिस्क्रिमिनेशन थे ये सारे इकट्ठे हुए और 1857 की क्रांति की विद्रोह में हमें देखने को मिलते हैं। अब इमीडिएट कारणों की बात करते हैं। देखो ये तो थे आधारभूत कारण, क्योंकि कोई भी जो विद्रोह होता है ना वो एक दिन में नहीं तैयार होता या एकाएक नहीं होता है, उसके कुछ रीजन होते हैं, उसकी पृष्ठभूमि पहले से ही तैयार होती रहती है। जैसे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 घटना हुई, 5 घटना हुई, तो ये सारी मिलकर तो एक बड़ा इवेंट क्रिएट करेंगी और फिर वो विद्रोह स्टार्ट होगा। लेकिन वो विद्रोह के लिए चिंगारी का काम करती है कोई तत्कालिक घटना। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के लिए चिंगारी का काम किसने किया, इनफील्ड राइफल और न्यू कार्ट्रिज ने। ये देखिए, ये जो न्यू राइफल थी इसमें क्या किया जाता था, ये जो गोलियां होती थी ना इनको माउथ से छिला जाता था, यहां से माउथ से इनको ओपन किया जाता था और फिर इनसे एक पाउडर निकलता था, उसको गन में भरकर फिर इसको चलाया जाता था। लेकिन क्या हुआ कि एक रूमर फैल गया। रूमर ये फैल गया कि अंग्रेज जो हैं, जो पहले से ही लोगों को पता था कि ये भारतीयों का धर्मबद्ध परिवर्तन करना चाहते हैं, ये मुसलमानों को भी ईसाई बनाना चाहते हैं और हिंदुओं को भी ईसाई में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो लोगों के अंदर, सैनिकों के अंदर ये अफवाह फैल गई, या अफवाह कहिए या इसको सच भी मान सकते हैं कि इन कारतूसों पर गाय का बीफ और सुअर का मीट मिला हुआ है। इसके ऊपर जो लेप लगाया हुआ है इसमें इन दोनों जानवरों के गुण हैं। तो अब सबको पता है कि गाय हिंदुओं के लिए पवित्र एक पशु है और मुस्लिमों के लिए कुरान में सुअर के मांस को वर्जित बताया गया है। तो सबसे पहला जो विद्रोह की शुरुआत की, जिस आदमी ने, जिस महान आत्मा ने इस काम का बीड़ा सबसे पहले उठाया, उनका नाम था शहीद मंगल पांडे जी। बड़ी रिस्पेक्ट के साथ मैं उनका नाम लूंगा, शहीद मंगल पांडे। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में सबसे पहली गोली एक अंग्रेज अधिकारी के खिलाफ चलाई, वो थी मंगल पांडे। क्योंकि उनके ऊपर जो अत्याचार हुए उनसे सहा नहीं गया, उनके ऊपर जितने भी निर्मम अत्याचार अंग्रेजों ने किए उनका बदला लेने के लिए मंगल पांडे ने हथियार उठाए। अब मंगल पांडे ने जैसे ही हथियार उठाए तो ये जो न्यूज थी ये बिल्कुल आग की तरह फैली और 9 मई 1857 को मेरठ में भी कुछ सैनिकों ने अपने अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह को स्टार्ट कर दिया। तो बस धीरे धीरे क्या हुआ, यह विद्रोह छोटी छोटी जंगाओं से फैलता हुआ एक बड़े सैनिक विद्रोह के तौर पर विकसित हो गया। और ये सैनिक सभी इकट्ठा होकर सीधे कहां पहुंचे, दिल्ली। तो जब ये सैनिक सीधा दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में इन्होंने बहादुर शाह जफर को भारत का राजा घोषित किया, भारत का सुल्तान या भारत का राजा घोषित किया। ऐसा इन सैनिकों ने क्यों किया? क्या ये सैनिक इतने कैपेबल नहीं थे कि ये लोग अपने अंदर से ही किसी लीडर को चुन लेते? तो इसका आंसर है कि भारत में जो मुगल सल्तनत रही है
वो काफी सालों तक रही। लोगों के अंदर ये विश्वास बैठ गया था कि जो मुगल हैं वो ही केवल और केवल हमें अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्त दिला सकते हैं, और भारत का अगर रिप्रेजेंटेटिव था उस टाइम पे तो वो मुगल राजा था। और उस टाइम पे राजा कौन था? बहादुर शाह जफर। तो पूरे भारत के राजाओं को अगर एक छत्र के नीचे इकट्ठा करना है तो आपको एक राजा चुनना ही पड़ेगा। तो सैनिकों ने बस इसी सोच के कारण बहादुर शाह जफर को एम्परर ऑफ इंडिया घोषित किया, और उनके नेतृत्व में यह डिसाइड किया कि हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ एक क्रांति करेंगे। अब बात करते हैं कि उस टाइम पर इंपॉर्टेंट सेंटर कौन से थे जहां पर यह विद्रोह स्टार्ट हुआ। तो देखिए यहां पर देखिए मेरठ, दिल्ली, बरेली, लखनऊ, ये आपका बनारस है, पटना है, ग्वालियर है, झांसी है, कानपुर है, इलाहाबाद है। तो ये कुछ फेमस क्षेत्र थे जहां पर इस रिवोल्ट को, इस 1857 की क्रांति को संपन्न किया गया। अगर कुछ फेमस लीडर की बात करें हम लोग तो देखिए बिहार से कौन थे? बिहार से कुंवर सिंह थे। उसके बाद लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से आपकी रानी लक्ष्मीबाई, इनके बारे में तो खैर कौन नहीं जानता है। इलाहाबाद से आपके कौन थे? लियाकत अली। कानपुर से कौन थे? आपके नाना साहिब और तात्या टोपे, ये कानपुर से थे। बनारस से थे एक राजा जिनका नाम था खान बहादुर सिंह। तो अलग अलग क्षेत्रों से बहुत सारे जो लोकल राजा थे उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की, उन्होंने आगे बढ़कर इन चीजों को फैलाया। लेकिन हुआ क्या कि जुलाई 1858 में ही, मतलब आप सोच के देखिए मई 1857 में चीजें स्टार्ट हुई है और एक साल के अंदर ही पूरे भारत में अंग्रेजों ने पूरी तरीके से इस आंदोलन को दबा दिया, इस आंदोलन को, इस क्रांति को पूरी तरीके से खत्म कर दिया और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके इनको रंगून भेज दिया गया। रंगून जो आज म्यांमार में है, इनको रंगून भेज दिया गया क्योंकि ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों को ये डर था कि ये अगर व्यक्ति यहां पर रहेगा, अगर मुगल सल्तनत का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव यहां पर रहेगा तो जो ये लोकल राजा हैं इनके अंदर कहीं ना कहीं ये चिंगारी भड़केगी, फिर भड़केगी और ये लोग इसको फिर से भारत का राजा घोषित करके इसके अंडर में हमारे खिलाफ कोई ना कोई युद्ध छेड़ देंगे। इसलिए उसको क्या किया गया? रंगून भेज दिया गया। अब हम लोग जानेंगे कि ऐसे क्या रीजन थे कि इतनी अच्छी तरीके से जब ये क्रांति स्टार्ट हुई तो इतने क्या रीजन हुए कि ये इतनी जल्दी समाप्त भी हो गई, केवल एक साल में ही क्रांति समाप्त हो गई। तो देखिए कुछ रीजन की बात करते हैं। सबसे पहली बात है कि लोकलाइज था ये क्रांति। लोकलाइज का मतलब इसका जो रीजन था ना वो बिल्कुल सीमित था। जैसे अवध में है तो अवध तक ही सीमित है, उससे बाहर के राजाओं ने ना ही वहां की आम जनता ने इसका सपोर्ट किया। ग्वालियर में है, अब ग्वालियर के जो जनता है वो चाहती है विद्रोह हो, लेकिन वहां के जो राजा थे जियाजी सिंधिया, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जो गोरखा थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, जो सिख थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, क्योंकि इनको यह डर था सिख को कि अगर अंग्रेज हार जाते हैं तो किसकी सल्तनत आएगी? मुगल सल्तनत आएगी, और मुगलों से तो सिखों का 36 का आंकड़ा था, तो वो चाहते ही नहीं थे कि यहां पर सत्ता बदले। इसके बाद पुअरली ऑर्गेनाइज था, मतलब ऐसी कोई संगठित संरचना नहीं थी कि आगे से आगे कोई कार्यक्रम हो जिससे पता चले कि भाई अभी हम लोगों ने ये स्टेप लिया, इसके बाद हम लोग ये स्टेप लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं था। सब अपनी मर्जी से जहां जिसको जो अवसर मिल रहा था वो कार्य कर रहे थे। ब्रिटिश हैड बेटर रिसोर्सेज, अंग्रेजों के पास जो संसाधन थे वो ज्यादा अच्छे थे, बेहतर थे। उनके पास जो एल्यूमिनेशन था, जो भी हथियार था वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी के थे। इनफील्ड राइफलें थी जो काफी प्रभावी थी, तोप थी जो काफी प्रभावी थी। तो भारतीय जितने भी राजा थे या जितने भी आम आदमी थे जो 1857 की क्रांति के लिए लड़ रहे थे उनके पास ये सुविधाएं नहीं थी। नेक्स्ट बात करते हैं लीडर लैक मिलिट्री स्किल। जो राजा थे, जो भी नेतृत्व करता थे, उनके पास सैनिक अभियानों की ज्यादा उनके पास समझ नहीं थी। ठीक है ना, ये फैक्ट है। देखिए पर्सनली तौर पर वो काफी बहादुर थे, पर्सनली तौर पर वो काफी बहादुर थे, काफी इंटेलिजेंट थे। अब रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो वहां के जो ह्यूज रोज जो वहां का कमांडर था जिसने झांसी में आंदोलन को दबाया, उसने ये कहा कि मैंने सच में मर्दों के बीच में एक ऐसी औरत को देखा था जिसके सामने बाकी सारे मर्द औरत नजर आते थे और यही औरत मेरे को सच्चा मर्द नजर आती थी। तो ये वर्ड थे उस कमांडर के जिसने
झांसी की रानी का सामना किया था। ठीक है ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये कविता हम लोग बचपन से ही सुनते आए हैं। तो देखिए पर्सनली तौर पर किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी, ना तो हिम्मत में कमी थी ना ही जज्बे में कमी थी, लेकिन कोई भी युद्ध जीतने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनानी होती है, उस स्ट्रेटेजी की कहीं ना कहीं कमी थी। इसके बाद देखिए नो यूनिटी, यूनिटी तो थी नहीं। क्यों यूनिटी नहीं थी? क्योंकि राजपूतों ने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया। सिखों ने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया। सिंधियाज ने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया। और ये जो केवल और केवल ये जो विद्रोह था ये केवल नॉर्थ इंडिया तक ही सीमित था, साउथ इससे बिल्कुल अनछूता था, साउथ में इसका बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं था। सेकंड, द नेटिव प्रिंसेस डिड नॉट ज्वाइन द रिवोल्ट, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। जो राजपूत वगैरह थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया और वो इस रिवोल्ट में शामिल नहीं हुए। अब बात करते हैं कि जब ये रिवोल्ट खत्म हो गया, अंग्रेजों ने इसको दबा दिया, अंग्रेजों की जीत हुई, तो इस रिवोल्ट के क्या प्रभाव हुए? तो देखिए सबसे बड़ा और मेजर इंपैक्ट हुआ वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858, ये एक्ट लाए। अब इस एक्ट के प्रावधानों की हम लोग पॉइंट फॉर्म में डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो इसका प्रभाव आया वो ये आया कि जो कंपनी का रूल था, कंपनी का जो रूल था उसको समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन किसके अंडर में आ गया? सीधा क्वीन विक्टोरिया के अंडर में आ गया। तो भारत की जो साम्राज्ञी थी वो कौन बन गई? अब क्वीन विक्टोरिया। तो ब्रिटेन अब सीधा शासन चलाएगा, कंपनी का रोल खत्म। सेकंड, गवर्नर जनरल की जगह वॉइसरॉय का एक पद क्रिएट किया गया और पहला वॉइसरॉय इंडिया में कौन बनकर आया? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, थर्ड वन देखते हैं, थर्ड वन क्या बदलाव हुआ? थर्ड वन, भारत में से एक द्वैध शासन की एक प्रक्रिया थी। द्वैध शासन, द्वैध शासन क्या था? भारत में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था, और दूसरा क्या होता था? दूसरा होता था आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोड ऑफ डायरेक्टर। ये दोनों मिलकर भारत में शासन चलाते थे। तो इन दोनों को समाप्त कर दिया गया और केवल एक पद क्रिएट किया गया, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जो सीधा सीधा ब्रिटिश रूल के अंडर में था और उसकी पेंशन, भत्ते, तनख्वाह सब कुछ भारत सरकार, भारत के खजाने में से ही दी जाती थी। ठीक है, तो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद का निर्माण किया गया और इस तरीके से ये कुछ इंपैक्ट थे जो 1857 की क्रांति में हमें देखने को मिले। इसके अलावा एक बड़ा जो अंग्रेजों की हमेशा पॉलिसी रही है, फूट डालो और राज करो की नीति, इसके अंतर्गत अंग्रेजों ने क्या किया? रेजिमेंट का निर्माण किया। मतलब उनको यह पता लग गया कि सैनिकों को अगर हमें एक साथ रखेंगे ना तो ये सैनिक फिर कभी ना कभी हमारे खिलाफ फिर से विद्रोह करेंगे। तो उन्होंने क्या किया? रेजिमेंट में बांट दिया सैनिकों को। कोई जाट रेजिमेंट है, कोई सिख रेजिमेंट है, कोई गोरखा रेजिमेंट है, कोई अहीर रेजिमेंट है। तो इस तरीके से सैनिकों में के अंदर भी बंटवारा कर दिया। ये अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति का परिणाम था। अब लेकिन वही बात है कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। ये तो कुछ नेगेटिव इंपैक्ट हुए जो भारत को झेलने पड़े, लेकिन कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी हुए इस क्रांति के। इसका सबसे बड़ा जो पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ वो ये था कि इस क्रांति ने पहली बार लोगों के मन में स्वतंत्रता और एक गणतंत्र राष्ट्र के जो सपना था उसको देखने के लिए लोगों को मजबूर कर दिया। तो लोगों को यह विश्वास होने लगा कि अगर हम लोग संगठित तौर पर प्रयास करेंगे तो हम लोग इन अंग्रेजों को हरा सकते हैं। दूसरा, लोगों को यह समझ में आने लगा, वो चाहे लोकल शासक हो या फिर लोकल पीपल हो, आम आदमी हो, सबको यह समझ में आने लगा कि हमारे दुश्मन हमारे जो अगल बगल में रहते हैं वो लोग नहीं है, ना ही जमींदार है। हमारे असली दुश्मन कौन है? ये अंग्रेज हैं। तो ओवरऑल एक नेशनलिज्म की भावना, एक राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर पैदा करने में 1857 की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा रोल रहा, सबसे ज्यादा भूमिका रही। ठीक है ना? तो ये आपका तमाम डिस्कशन था इस टॉपिक से रिलेटेड। आई होप आपको ये डिस्कशन काफी यूजफुल लगा होगा। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस नॉलेज को, ये जो जितनी भी हम लोगों ने बातें की, इसको आगे से ज्यादा फैलाइए ताकि और स्टूडेंट भी इसका लाभ उठा सके, उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट टॉपिक पर किसी और वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए।
खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।